ठीक है ना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज यूरोपियंस के भारत आगमन के सत्र में एक और कदम आगे बढ़ने के लिए। और आज के सेशन में हमारी चर्चा होने वाली है डेनिश आगमन पर। डेनिश आगमन बोले तो डेनमार्क के लोगों का जो आगमन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ब्रीफ चर्चा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसियों के भारत आगमन पर, और फिर फ्रांसीसियों के भारत आगमन के साथ साथ भारत में ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के लोगों के बीच में जो आपसी संघर्ष हुआ इसके विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं डेनमार्क की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। अब जानते भी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस जानने लायक बात इतनी है कि हमारे यहां पर डेनमार्क वाले भी आए थे और वो अपना टीन टप्पर समेट करके 1850 के आसपास निकल लिए थे। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि जितने भी विदेशी आगमन अभी तक हुए उनमें से टिकते टिकते केवल अभी अंग्रेज ही बचे थे। पुर्तगालियों ने किनारे पकड़ लिए थे। बाकी जो अब आने वाला था उसका नाम था फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने बिल्कुल सरकारी कंपनी की तरह से आगमन किया, और वास्तविकता भी है जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश जो राजघराना था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के माध्यम से भारत में शासन करने की इजाजत दी थी, फ्रांस में उसके उलट सरकार खुद ही समझ लीजिए कि व्यापार करने निकल पड़ी। सरकार का मतलब वहां पर राजघराने होता था। तो उस समय 1664 में राजा लुईस 14वें ने के वित्त मंत्री थे कॉलवर्ट, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मतलब आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दौर था जिस समय पर खुद वित्त मंत्री के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आप विचार कीजिए कि ईस्ट इंडिया, और ये सब किसको ध्यान में रखकर के किया जा रहा था? इंडिया को ध्यान में रखकर। एक बड़ा प्रश्न यहां पर बार बार बनता है, बार शब्द ईस्ट इंडिया क्यों यूज किया जाता था? मतलब ईस्ट इंडिया क्यों यूज करते थे, इंडिया क्यों यूज नहीं करते थे? असल मायने में यूरोप के पूर्व की तरफ पड़ता है भारत, ठीक है ना। हुआ यह था कि भारत की खोज से पहले जब भारत को खोजने निकले थे तो ये पश्चिम की तरफ चले गए थे, और पश्चिम की तरफ जब ये चले गए थे तो इन्हें अमेरिका दिखाई दिया था, और अमेरिका दिखाई दिया तो वहां के लोग रेड इंडियंस कहलाए, और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो वेस्ट इंडीज कहलाए। तो वेस्ट इंडीज चूंकि दूसरी तरफ हो चुका था, तो अब ये इंडिया नाम से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया शब्द को कॉपी किया। यानी कि चलिए ईस्ट के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में इनके लिए वेस्ट इंडिया भी एक स्थान था, जैसे वेस्ट इंडीज के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ नेशंस है, कोई एक देश नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में जो वित्त मंत्री कॉलवर्ट हैं, इन्होंने अपने लेवल पर एक कंपनी की स्थापना की जो कि एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी का मतलब यह हुआ कि इसमें पोस्टिंग पाने वाले लोग सरकारी होंगे। अब आपके दिमाग में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि प्राइवेट वर्सेस जब सरकारी की बात होती है तो लाभ सरकार का होता है। अब जब लाभ सरकार का होता है तो आप में खुद से मेहनत करने की भावना खत्म हो जाती है। प्राइवेट की सबसे अच्छाई क्या है? प्राइवेट फील्ड की सबसे अच्छाई यह है कि आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो लाभ के भागीदार भी आप होंगे, और जब आपने प्रयास किए हैं तो क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा। तो लाभ भी आपका, क्रेडिट भी आपका। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ? अब फ्रांसीसी सरकार इंडिया में लोगों को भेज रही है, अपने जगह से इतनी दूर लोगों को भेज रही है। अब लोगों को भेज रही है वो सरकारी लोग हैं, तो सरकारी लोग आपको मालूम है कि पैसा भी ज्यादा खर्च करेंगे और सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा चलेंगे, और उनमें उतनी दृढ़ता नहीं होगी अपने राज्य को बचाने की जितनी प्राइवेट में होगी। आप चाहे तो आज के देश में आप बीएसएनएल वर्सेस जियो देख लीजिए, बीएसएनएल वर्सेस एयरटेल देख लीजिए। जब भी सरकारी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भी है, लोगों में यह कि मैं खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूं, मुझको तो इतनी सी तनख्वाह मिलने वाली है, उस तनख्वाह के लिए कर रहा हूं। तनख्वाह तो ठीक है, यहां नहीं तो कहीं और मिल जाएगी। यही कारण है कि फ्रांसीसियों का पतन का जो कारण था ना भारत में, उन बड़े कारणों में ये वाली लाइन एक बहुत बड़ा कारण था। जब हम ये पूछते हैं कि भारत में फ्रांसीसी क्यों नहीं टिक पाए जबकि ये बहुत पावरफुल लोग थे, आप विचार कीजिए कि ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की इक्विवेलेंट पावर थे, जर्मनी का तो कोई लेना देना ही नहीं था। और इन पावरों का बढ़ने का बड़ा कारण क्या था?
औद्योगिक क्रांति इन क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले हुई थी। ठीक है, ये लोग आए तो बिल्कुल अंग्रेजों की कॉपी मारी इन्होंने, बिल्कुल वैसे ही सूरत में, जबकि अंग्रेज जो थे जब सूरत में कोशिश कर रहे थे उससे पहले वो मसूलीपट्टनम चले गए थे, तो पहले ये सूरत आए। सूरत के बाद साहब इन्होंने फिर इसको, इसके संस्थापक फ्रांक कैरो रहे। ये जो जिसने स्थापना की, क्या की, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री की स्थापना की। मैं बता चुका हूं फैक्ट्री का मतलब क्या है, मैं बता चुका हूं फैक्ट्री का मतलब वो जगह है जहां ये कच्चा माल इकट्ठा करके रखते थे। फैक्ट्री उस क्षेत्र को कहा जाता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, मैं ये बता चुका हूं कि इनके लिए फोर्ट का क्या मतलब होता है। फोर्ट का मतलब जहां अपने लोगों को रखा जा सके, और अपने लोगों को रखने का क्या मतलब है कि जब अपने लोगों को रखा गया तो फिर उस जगह की सुरक्षा करने के लिए खुद की सेना नियुक्त की जा सके। तो फोर्ट असल में इनका रेजिडेंस हुआ करता था, और फैक्ट्री इनकी एक तरह से गोदाम की तरह हुआ करती थी। ठीक है ना, तो ऐसे इन्होंने फिर फोर्ट लुइस की स्थापना की इन्होंने, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है मसूलीपट्टनम में कारखाना बन गया, तो फोर्ट लुइस की स्थापना इन्होंने पौंडीचेरी के अंदर की। तो आप जिसका चाहे फोर्ट विलियम का नाम चाहें या चाहे फोर्ट लुइस का चाहें, कई बार आपको प्रश्न देकर कैसे पूछ सकता है, फोर्ट के साथ मैच करा सकता है कि ये फोर्ट लुइस फ्रेंच था, फोर्ट विलियम अंग्रेज था। तो फोर्ट यानी कि महल, फोर्ट वो स्थान जहां पर ये रहने के लिए अपने लिए जगह बनाए हुए थे। जिसके स्थापक कौन थे, तो फ्रैंको मार्टिन थे। तो आपको इससे कोई मतलब, फैक्चुअल डेटा है तो रटते समय पर उसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, 1674 में बंगाल के अंदर जो जगह है चंद्रनगर, वहां पर एक टाउनशिप खरीदी गई। बाद में 1690 के दशक में यहां पर एक फैक्ट्री बनाई गई चंद्रनगर के अंदर। ठीक है, तो आपके सामने जो फैक्ट है याद करने लायक वो क्या है कि पौंडीचेरी में ये लोग कब आए थे। तो आपसे कई बार क्रोनोलॉजिकल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी जगह पर सबसे पहले आए। क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसे बनते हैं मैं आपको वो बताऊं। सवाल आपको दिया जाएगा कि इनको इनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर उत्तर से मतलब पूरब से क्या कहते हैं इसको, दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ रखें, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखें। आपसे पूछा जा सकता है पहली फैक्ट्री यहां थी या मसूलीपट्टनम में थी, दोनों में से पहले कौन था, मतलब जिस क्रम में स्थापित हुए उसमें आप ऑप्शन देकर के पूछ सकते हैं। यानी इकलौते इस पेज में से आप कई प्रश्न बना सकते हैं, है ना, कि उस समय कौन राजा हुआ करता था फ्रांस का, फ्रांस के राजा कौन थे, कंपनी सरकारी थी, फ्रांसीसियों के फेल होने का कारण क्या था, वगैरह वगैरह। आप कई प्रश्न यहां से खोल करके बना सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा पता रहने वाली चीज है, क्यों, क्योंकि पौंडीचेरी पर इन लोगों का लंबे समय तक राज रहा था, है ना। तो पौंडीचेरी इनका वो क्षेत्र था जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय भी पैरेलली गोवा में पुर्तगालियों का और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का शासन चल रहा था। इस वजह से ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पौंडीचेरी इसी कारण से आज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब क्या हुआ क्योंकि दोनों लोग चल के एक ही जगह से आए थे, और जब ये दोनों लोग एक ही जगह से चल के आए थे, यूरोप से चल के आए थे फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स, तो दोनों के बीच में संघर्ष भी खूब हुआ करता था। किस बात का, वर्चस्व का संघर्ष, कि कौन बड़ा कौन छोटा। दोनों के मोटिव एकदम क्लियर थे, सबको एकदम एक मतलब कमर्शियल प्रॉफिट्स चाहिए थे। तो ऐसी स्थिति में टाइम के साथ साथ यहां पर शुरू होता है कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब आप भारत के मैप को ध्यान से देखते हैं तो कोरोमंडल का तट मैप के अंदर दिखाया जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि कोरोमंडल का तट किस क्षेत्र को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। तो अंग्रेजों ने, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, मैं आपको देख रहा हूं। हाँ जी, तो अब बड़ा सवाल यह है कि साहब इन लोगों ने भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाना था। अब बढ़ाने के लिए इनके पास विकल्प क्या थे, विकल्प थे कि भारत में ऑलरेडी बैठे हुए मुगल्स को, भारत के अंदर जो रीजनल लेवल पर बैठी हुई ताकतें हैं उनको, और तीसरा जो ब्रिटिशर्स यहां पैर पसार चुके हैं इनको, इन सबको अगर साइडलाइन किया जाए तब जाकर के भारत पर फ्रांसीसियों का शासन हो सकता है। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, फ्रांसीसी बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत समझदार, पैसे वाले, सब कुछ थे। केवल एक कारण था कि ये सरकारी लोग थे, इसलिए इनमें जीतने की वो दृढ़ इच्छा शक्ति या जिजीविषा नहीं थी जिसके चलते ये अंग्रेजों के सामने टिक पाते। अदरवाइज फ्रांसीसियों का भारत पर राज होता, अंग्रेजों का राज नहीं होता। आप इस बात से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी विशाल भाई धन्यवाद। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल बढ़ा देंगे भाई, चिंता मत करिए। मैं पूछ रहा हूं कि किस तरफ से किस तरफ तक कोरोमंडल तट है। आशीष बिल्कुल हो जाएगा, रविंदर कर देंगे भैया।
हाँ जी, कोई बताएगा? सौरभ, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, कोई भी नहीं बता रहा है। आकाशदीप का एक आंसर आ रहा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका वाला एरिया कोरोमंडल। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, असल में कंफ्यूजन जो होता है ना वो इस कारण से होता है, मैंने क्वेश्चन पूछने का बहुत बड़ा कारण था। कर्नाटक जो है वो पड़ता है गोवा के नीचे, ठीक है, लेकिन कोरोमंडल जो तट है वो पड़ता है आपके पूर्वी किनारे की तरफ। पूर्वी किनारे का मतलब क्या हुआ, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में। मैं इसलिए मैंने कहा एक बार के लिए पूछ ले, क्वेश्चन में कई बार पूछ ले जाता है कार्नेटिक वॉर। तो होता क्या था कि कार्नेटिक वॉर असल में कोरोमंडल तट के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, जिस तरफ पौंडीचेरी वाला जो क्षेत्र था ना उस तरफ के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, ठीक है। आंध्रा वाला जो क्षेत्र है, आंध्रा तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, वहां के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या ना, तो यहां पर अब ये कार्नेटिक वॉर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, कर्नाटका शब्द का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि उस क्षेत्र का विस्तार कर्नाटक था, कर्नाटक था तक था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने कर्नाटक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उस क्षेत्र के कारण इसका नाम, कि उस क्षेत्र में पूरे की पूरे कोरोमंडल तट से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में जो युद्ध लड़े गए थे वो कार्नेटिक वॉर कहलाए थे, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में एक कंपनी और घुसी थी जिसका नाम स्वीडिश कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी बाद में चाइना चली गई, चाइना के साथ ही व्यापार उन्होंने किया। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइटल है दैट इज कार्नेटिक वॉर। अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की भारत में जो लड़ाई है वो कार्नेटिक वॉर कहलाती है। कार्नेटिक शब्द कर्नाटक से आया, लेकिन कर्नाटक उस समय कोई राज्य नहीं हुआ करता था, कोरोमंडल तट के कारण इस चीज को कार्नेटिक वॉर के रूप में राजनीतिक संघर्ष के अंदर जो स्थितियां बनी थी उसके कारण से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो हमारा टाइटल क्या बनकर के आया, कर्नाटक युद्ध क्या था। तो जब डेनमार्क की कंपनियां भारत से चली गई, डेनमार्क 1850 के आसपास निकल लिया था, ब्रिटिश और भारत के अंदर फ्रांसीसी ही केवल बड़ी कंपनियां रही और इनको पर्याप्त मतलब व्यापार के एक अधिकार प्राप्त थे, मतलब इन लोगों के पास अच्छा स्पेस था काम करने के लिए। उनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है, आज लोग भिड़ाते भिड़ाते अडानी और अंबानी को भिड़ा ही देते हैं कि अडानी ने अभी तक अंबानी के क्षेत्र में पैर नहीं रखा है, अगर हो गया तो दोनों ही आपस में भिड़ जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं के कारण दोनों कंपनियों के बीच 3 युद्ध हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है साहब। अच्छा, तो अब ये इंटरेस्टिंग जो बात है ना वो क्या है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में लड़ाई लड़ लिए। क्यों लड़ लिए, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, बड़ा कौन है। बड़ा क्यों है, क्योंकि सबको अपना क्षेत्र बड़ा करना है, क्योंकि कच्चा माल जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो यूरोप में जाकर उतना बढ़िया प्रोडक्शन कर पाएगा, और उतना बढ़िया प्रोडक्शन होगा तो फिर उसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता रहेगा। तो सबसे पहले निकल कर आया प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध की कहानी बड़ी रोचक है। रोचक कहानी क्या है, ये इकलौता ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने इसलिए लड़ा क्योंकि उसका कारण भारत नहीं था। तो बोले फिर ये यूरोप के कारण यहां लड़ाई लड़ लिए। फिर से सुनिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई बार आपस में जब दो राजघराने या दो राजा लड़ते थे या दो सरकारें लड़ती थी तो होता था कि आपस में एक दूसरे से टसल हो, नहीं कोई टसल नहीं है। तो फिर ये यूरोप में लड़ रहे थे, तो यूरोप का झगड़ा यहां तक चलकर आ गया कि बोले जब वहां लड़ सकते हैं तो हम यहां क्यों नहीं लड़ सकते।
है। यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रिया है, उस पर किसका शासन हो, इसको लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। इसी बीच में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। तो अब जब ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा करने, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना, तो ऑस्ट्रिया के चक्कर में ये लड़ाई चल रही थी कि उस पर कब्जा कौन करेगा। लेकिन इसी बीच में जहाज कुछ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के पकड़ लिए। तो ऐसी स्थिति में बोले अब तो साहब ये डायरेक्ट हो गया है मामला। तो डायरेक्ट हो गया तो जहां तहां जो युद्ध लड़ा गया कि साहब यहां भी लड़ेंगे यहां भी लड़ेंगे, तो इंडिया में भी यह युद्ध लड़ा गया। तो इसका कारण इंडियन कारण नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में चला, उसका कारण भारतीय कारण नहीं था, कारण उसका विदेशी कारण था, लड़ा यहां गया। इसके अंतर्गत सेंट थोमे का युद्ध हुआ। कई बार आपसे ये युद्ध पूछ लिए जाते हैं, कई बार युद्धों को मतलब कई इंपॉर्टेंट युद्धों में शामिल है, जैसे प्लासी और बक्सर। ऐसे ही सेंट थोमे का युद्ध हुआ जिसमें नवाब अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के थे, उनको हराकर फ्रांसीसी लोग विजयी हुए थे। फ्रांसीसियों ने यह युद्ध जीत लिया था क्योंकि अनवरुद्दीन को अंग्रेज समर्थन दे रहे थे कि आप युद्ध लड़िए। तो अगर कोई पूछे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में डायरेक्ट हुआ था, नहीं नहीं, अंग्रेजों ने पीठ पर हाथ रख रखा था अनवरुद्दीन के कि जाओ और फ्रांसीसियों से युद्ध लड़ो, ठीक है। इसके बाद में एक्स ला शैपेल, ये इंडिया में नहीं है, यूरोपियन सिटी है, वहां पर जाकर एक संधि हुई जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ और ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ कि भाई अब नहीं लड़ेंगे। इसके महतहत मद्रास अंग्रेजों को दिया गया और अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। अब आप सोचिए, आप और हम लड़ रहे हैं यहां पर, यहां सौदे अमेरिका के हो रहे हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे हैं कि अमेरिका का जो लुइसबर्ग क्षेत्र है वो किसका होगा। इस प्रकार से अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को लौटा दिया कि ये रखो तुम अपने पास, इधर मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया। यानी इनके लिए जो क्षेत्र थे, इन पर अपने राजा लोग बैठकर केवल ये सोचते ही रह गए होंगे कि यार इन्होंने तो पूरी की पूरी देश को या पूरे पूरे राज्यों को अपने लिए यूनिट बना लिया है, ये मेरा ये तेरा, चल साइड में हटा ले। तो यहां पर लेन देन वाली प्रक्रिया हुई। तो पहला युद्ध, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो था, वो अंग्रेजों ने लड़ा जरूर था लेकिन इनडायरेक्टली लड़ा। पहला ऑस्ट्रिया के कारण लड़ा और इसके अंदर जब समझौते हुए तो एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई और उस एक्स-ला-चैपेल की संधि के अंदर अंग्रेजों को मद्रास दे दिया गया और अमेरिका का लुइसबर्ग स्थान फ्रांसीसियों को दे दिया गया। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध था, ठीक है। अब मैं आपको यदि यह बताने लगूं कि कैसे कैसे हुआ था, क्या किसने तार चलाया था, किसने किसको भड़काया था, कौन किससे मिल गया था, ये सब चीजें जानने का ना तो आपको अभी समय है, और अगर आपको वाकई में ये सब चीजें जाननी है तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। जैसे मैंने एक किताब सजेस्ट की थी स्पेक्ट्रम नाम से, आप निकाल करके उसमें से इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपका यूपीएससी ऑप्शनल है तो आप जरूर पढ़ें, यूपीएससी के अंदर आप और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ें। तो जो भी ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी का लेवल जो हम लोग टच करते हैं, साथ ही साथ जो वनडे एग्जामिनेशंस हैं, स्टेट के जो एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण टाइटल्स हैं उन्हें हम यहाँ कवर करते हैं, उनके लिए यह जानकारी पर्याप्त है। अगर आप इतना लिख के आ जाएंगे तो फुल ऑन फुल आपके जो नंबर चाहिए, बेस्ट जो मार्क्स चाहिए, वो आपको प्राप्त होंगे। अब चलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंदर। जैसे ही पहला खत्म हुआ, दूसरे की शुरुआत हो गई। अच्छा, अपने केस में क्या होता था, इंडिया में जितने भी युद्ध सुने और पढ़े जाते हैं उसके अंदर यह होता था कि साहब युद्ध हुआ, कल युद्ध खत्म हो गया, या फिर 2 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला। इनके युद्ध कई कई साल चलते थे। जैसे वर्ल्ड वॉर के केस में कई लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में संभव है कि वर्ल्ड वॉर 3 इसी रशिया यूक्रेन को मानते हुए, रशिया यूक्रेन हो गया, हमास इजराइल हो गया, यमन अमेरिका हो गया, पाकिस्तान ईरान हो गया, हर देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोर्चे पे झगड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई किसी के साथ है। जैसे रूस और चाइना लगभग एक साथ हो लिए हैं, अमेरिका इजराइल एक साथ हो लिए हैं, पूरा यूरोप एक साथ हो लिया है, हम लोग अभी तटस्थ हैं, हो सकता है बीच में कहीं भी किसी तरफ डुल जाएं, कहीं भी मुल जाएं। तो ऐसी स्थिति में अचानक पता चले पूरा दुनिया ही युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो युद्ध एकदम शुरू नहीं होता, युद्ध तो हो रखे हैं, उनको कंबाइंड करके कहा जाता है कि यह विश्व युद्ध था। तो हो सकता है अभी ऑलरेडी वी आर इन वर्ल्ड वॉर 3, हमें पता भी ना हो,
है ना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाटो ने रूस पे आक्रमण करने के लिए ही तो यूक्रेन का साथ दिया था। तो ये हो सकता है कभी भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 कहलाए। इधर चाइना ताइवान शुरू हो जाए तो पूरा पूरा वर्ल्ड वॉर 3 कहला जाएगा। ऐसे ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध लंबे समय तक चला, जिसका भारतीय रियासतों में, जिसका मतलब बड़ा कारण अब यहां पर जाकर के भारतीय रियासतों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ था। तो पहला युद्ध भारत के कारण नहीं था, ठीक है। 1739 में अंबर की लड़ाई में अनवरुद्दीन, ये रहा अनवरुद्दीन, जिसको कि हराया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो फ्रांसीसियों के द्वारा, अनवरुद्दीन। और 1750 में हैदराबाद की लड़ाई में नासिरगंज भी मारा गया। मतलब यह हुआ कि वो अनवरुद्दीन जो पहले हारा था वो दोबारा आया कि मैं युद्ध लड़ूंगा। इधर बीच में हैदराबाद भी एंट्री कर गया। तो हैदराबाद की तरफ से लड़ने वाला नासिर जंग है और इधर से अंबर की लड़ाई में यही अनवरुद्दीन, ये दोनों मारे गए। इस समय फ्रांसीसियों का प्रभाव काफी हो गया, लेकिन अब अंग्रेजों की तरफ से एक चालबाज आदमी आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और उसने तंजौर जनरल द्वारा चंदा साहिब की हत्या ने फ्रांसीसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब वो यहां आकर के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। फ्रांस के डुप्ले की नीति की आलोचना के फलस्वरूप उसके स्थान पर गॉडेयू को नया गवर्नर बनाया गया। असल में क्या था, ये जो डुप्ले की नीति जिसको कहा जाता है, बाद में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसी की नीति को कॉपी किया था। ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन फ्रांसीसियों ने इसको हटवा दिया था। ये जो लोगों को सहायता करके, वेलेजली की सहायक संधि पढ़ेंगे अपन आगे चलकर, जिसमें बताएंगे कि अंग्रेजों ने बहुत सारे राजघरानों से ये कहा था कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये असल में डुप्ले की ही नीति थी, और डुप्ले की नीति को कॉपी वेलेजली ने बाद में किया। अंग्रेजों ने ये मान करके कि अब इसको तो भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको फ्रांसीसी सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था। सरकारी नौकरी में क्या होता है, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर्स होते हैं। तो यहां से डुप्ले को अगर हटाया गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको हटा के उसको कहीं और पोस्टिंग दे दी गई कि तुम्हारी पोस्टिंग फलानी जगह चली गई। तो फ्रांसीसी जब भारत में संघर्ष कर रहे थे ना, तो कोई एक स्पष्ट आदमी उनका संघर्ष नहीं कर रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत हुआ करती थी। जबकि अंग्रेजों के केस में जो यहां आया वो लंबे समय तक टिका कि हाँ भाई, उसको एक बहुत सारा उद्देश्य देकर भेजा गया है, आप ये काम करके ही, काम के लिए आप आए हो। तो यहां पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंदर कौन किसकी तरफ से लड़ा, आप ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल बस इतना सा याद रखिए कि पांडिचेरी की मतलब संधि हुई और उसके बाद में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में ऑब्वियस सी बात है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन अब दो बातें स्पष्ट हो चुकी थी। दुनिया को यह समझ में आ चुका था कि फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी सेना को अनुशासित सेना के द्वारा हराया जा सकता है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का जो सबसे बड़ा लेसन लिया गया था वो ये था कि फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी कमी जनता के सामने उजागर हो गई। युद्ध के बीच में ही डुप्ले को हटा दिया जाना, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर लोगों को भड़का करके युद्ध में हरा देना, भारतीयों के अंदर जो डली हुई फूट है ये उजागर हो गई। राजघरानों के द्वारा जो सेनाएं तैयार की हुई थी ये आधुनिक संसाधनों के लिए ट्रेंड नहीं थी। अंग्रेजों को यह बात भी पता चल गई। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि अंग्रेजों को सेकंड कार्नेटिक वॉर से बहुत कुछ सीखने को मिला। यही सीख इनको प्लासी और बक्सर में काम दे गई। अभी इस युद्ध के माध्यम से ये जान लिए कि जो यहाँ के राजे महाराजे हैं ये केवल बयान वीर हैं, केवल बयान देते हैं, करते कुछ नहीं है। ये जो राजे महाराजों की इनको स्थितियां पता चली ना, ये यहां से इसको बहुत बड़े लेसन के रूप में लेके गए। और फ्रांसीसियों के बारे में ये उजागर हो गया कि ये सरकारी लोग हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों का पतन तय हो चुका था। यही कारण है कि तीसरा जो कार्नेटिक युद्ध हुआ उस समय तो क्लाइव और बड़ी चीज बन करके आया और उसने आकर के बंगाल के चंद्रनगर पर ही कब्जा कर लिया। ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से यह समझिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, प्रथम कार्नेटिक वॉर के अंदर चंद्रनगर की स्थापना की अपन बात कर रहे थे उससे पहले कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों द्वारा बंगाल के अंदर चंद्रनगर स्थापित किया गया था, वो भी छीन लिया गया। और इसका कारण क्या निकल के आया, तो कनाडा के अंदर युद्ध चल रहा था। कनाडा के अंदर भी फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 1760 को वंशीवाड़ की लड़ाई के अंदर अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना आपस में जब युद्ध करी तो यहीं से फ्रांसीसी सेना का या फ्रांसीसी कंपनी का पतन शुरू हुआ।
इसकी संधि हुई पेरिस में जाकर के। जब युद्ध समाप्त हुआ तो चंद्रनगर को छोड़कर अन्य सभी बस्तियों को फ्रांस को लौटा दिया गया। फ्रांसीसियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। सबसे बड़ा प्रतिबंध यह था कि अब वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किला नहीं बना सकते थे। आपको याद है मैंने फोर्ट के बारे में कहा था। फोर्ट क्या होता था? रहने का स्थान जहां पर पूरे लोग रहते थे और चारों तरफ अपने सेना को रखते थे। अब इनसे यह कहा गया कि अब आप अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी नहीं कर पाओगे, फोर्ट नहीं बना पाओगे। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत में जो कार्नेटिक युद्ध हुए उनका कारण तो वैश्विक था, लेकिन उसका प्रभाव भारत पर बहुत पड़ा। प्रभाव इतना पड़ा कि फ्रांसीसियों को भारत में अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपनी बसाई हुई एक कॉलोनी चंद्रनगर उठाकर अंग्रेजों को देनी पड़ी। अंग्रेज यहां पर अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अब विदेशी कंपनियों का असर हमारे ऊपर नहीं बचेगा, और यही परिणाम निकला कि विदेशी कंपनियों के असर में जब वो सब लोग हार गए, अपने अपने कोने लेके साइड में हो गए, और ब्रिटिशर्स को अब पूरी तरह से एक स्थान प्राप्त हो चुका था। तो ये आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है इस पूरे सेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट तारीखें अगर आपको याद रखनी हो तो वो कुछ ये हैं जो आपके सामने लिखकर हमने दे दी हैं। कौन सी जगह थी, किसने किसने कब खोजा था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कौन किससे कब मिला, ये तारीखें हैं, ये फैक्ट फिगर्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं आज के सेशन में, उनमें फ्रांसीसी डे अल्मोड़ा जो पुर्तगाली गवर्नर था, मतलब वास्तविक संस्थापक अल्बकुर्क था। इसी प्रकार से राजधानी कोचीन से गोवा लेकर कैप्टन हॉकिंस, जॉन चारकोच, ये कुछ नाम हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं एज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। एज एन फैक्ट आपको ये हिस्ट्री के अंदर याद रखने चाहिए, ठीक है। तो कर्नाटक वॉर के साथ साथ अब अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो लड़ाई था वो खत्म हुआ, और अपने आप में सब लोग अपना अपना स्थान लेकर चले गए। अब इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अगला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अब वो है प्लासी और बक्सर का युद्ध। क्योंकि इसके बाद में अब ये क्लियर हो चुका कि अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का डर समाप्त हो गया है। अब पैरेलली दूसरी तरफ क्या चल रहा है? प्लासी और बक्सर चल रहा है, जिसे हम कल आपके साथ निश्चित ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लासी और बक्सर हमारे आधुनिक भारत के जो पड़ाव हैं मैं वो आपको बता दूं। हमारा जो तरीका रहेगा, मैंने सबसे पहले यूरोपियंस का आगमन बताया, फिर कर्नाटक वॉर बता दिया, प्लासी बक्सर बताया जाएगा। प्लासी बक्सर के बाद सीधे ही फिर हम पहुंचेंगे 1857 की क्रांति और उसके बड़े कारण। 1857 क्रांति के बाद मेजर इवेंट्स में बीच में कुछ इनके जो एक्ट्स आए हैं उनकी चर्चा, और उन एक्ट्स के बाद में फिर हम सीधे पहुंचेंगे कांग्रेस की स्थापना पर। कांग्रेस की स्थापना, और फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस समय पर अंग्रेजों ने कौन से चार्टर जारी किए, कौन से अधिनियम आए, 20-20 साल के लिए कौन से भारत शासन अधिनियम क्या है, मार्लेमेंटो क्या है, ये सब जो सीक्वेंस के साथ वहां से हम लोग क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि एक तरह से ये समझिए कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक हम एक तरह से ईयर वाइज सारी घटनाएं पढ़ते चलेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, तो कल संभवतः प्लासी और बक्सर होगा, उसके बाद में 1857 की क्रांति होगी, और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होगी। इस क्रोनोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।